Morning students, welcome back to our YouTube channel. Friends, we are studying class 9th history chapter number 1 French Revolution, and in our last video we had one introductory lecture, but there was a mistake committed in that lecture. पिछले वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जब मैंने हिंदी में बोलना स्टार्ट किया तो मैंने वहाँ पे उसको रूसी क्रांति बोल दिया. दैट वाज अ मिस्टेक. तो वो रूसी क्रांति नहीं, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, सो इन लास्ट वीडियो वी कवर्ड इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर दैट वी आर लर्निंग अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं और ये फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में स्टार्ट हुई थी. और हमने ये चीज़ कवर कर ली थी कि फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी का रूल था. फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी. पिछले 300-400 सालों तक बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी. अभी फ़िलहाल जब ये फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है 14 जुलाई को, तो यहाँ का कंटेम्प्रेरी रूलर कौन सा था, प्रेजेंट रूलर कौन सा था? तो लुई 16. और लुई 16 1774 में राजा बना था. इसकी वाइफ का नाम मैरी एंटोनिएट है. ये भी हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कवर कर लिया था. और ये कहाँ की प्रिंसेस थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी. देखिए ऑस्ट्रिया जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब लुई 16 को कैद कर लिया जाएगा तो ये ऑस्ट्रिया के राजा के साथ मिलके अपनी जनता के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी करेगा और उसी के कारण इन दोनों को गिलोटिन कर दिया जाएगा 1792 में. तो ये याद रखना कि मैरी एंटोनिएट जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी. ओके, हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ लिया था कि 5 मई 1789 को द लुई 16, द किंग ऑफ फ्रांस, ही कॉल्ड अपॉन अ स्टेट जनरल मीटिंग. 5 मई को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है. क्यों? क्योंकि खजाने खाली हो चुके थे, एम्प्टी ट्रेजरी थी, लुई 16 के पास पैसा नहीं बचा था और अपनी लग्जरियस कोर्ट के मेंटेनेंस को मैनेज करने के लिए और लगातार चल रहे लड़ाइयों में जो कर्ज, जो डेट जो है फ्रांस के ऊपर हो गया था, लगभग 2 बिलियन लिवरे का जो डेट हो गया था, उसका इंटरेस्ट देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. तो उसने क्या किया, अपने कोर्टिशन से सलाह करके क्या करता है वो कि अब वो नए टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहता है फ्रांस में. फ्रांस का राजा लुई 16 नए टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहता है, इसलिए उसने 5 मई को एक मीटिंग बुलाई. लेकिन जो गरीब लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जो लॉयर्स थे, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, वो इस टैक्स को बढ़ाने के हक में नहीं थे. और क्योंकि वो पहले से ही इतने सारे टैक्स के बर्डन से जो है ना जूझ रहे थे और फसलें खराब हो चुकी थी, उनके पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं थे. सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था पूरे फ्रांस के अंदर. सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब बेसिक ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहे थे लोग, उनके पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं थे. तो वो नया टैक्स कहाँ से देंगे? ऐसे हालात में लुई 16 टैक्स बढ़ाना चाहता था. तो इसका विरोध होता है और लोग इकट्ठे होकर के 20 जून को क्या करते हैं, टेनिस कोर्ट जो पैलेस ऑफ वर्सेल्स है, जहाँ पे राजा लुई 16 कहाँ रहता था? लुई 16 जो है पैलेस ऑफ वर्सेल्स में रहता था. ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में रहता था. ये पैलेस ऑफ वर्सेल्स जो था, ये मैरी एंटोनिएट जो लुई 16 की वाइफ थी, मैरी एंटोनिएट, उसकी सलाह पर उसने लुई 16 ने बनवाया था. जो कि इसकी कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस. लेकिन जो मैरी एंटोनिएट है वो अपने हस्बैंड को यानी अपने किंग को बोलती है, लुई 16 को, कि यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो गया था पेरिस. तो इसकी वाइफ को क्राउड पसंद नहीं था. तो ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि इस शहर से दूर कहीं पर एक महल बनाया जाए. तो शीशे का बड़ा आलीशान महल बनाया गया पेरिस से काफ़ी दूर. ठीक है, वर्सेल्स में. तो ये लोग पैलेस ऑफ वर्सेल्स में रहते थे. वहीं पैलेस ऑफ वर्सेल्स में ये मीटिंग कंडक्ट होती है 5 मई को. और जब थर्ड एस्टेट के लोग टैक्स बढ़ाने के लिए इनकार कर देते हैं और अपनी दूसरी डिमांड करते हैं, वोटिंग राइट्स के लिए कुछ बातें होती हैं, तो क्या होता है, ये लोग नाराज़ होकर के किंग को मना कर देते हैं टैक्स बढ़ाने के लिए. तो किंग क्या करेगा, इनको कोर्ट से एक्सपेल कर देगा, यानी इनको महल से बाहर निकलवा देगा. ये लोग बहुत ही जो है एजिटेट हो जाते हैं और कुछ पढ़े लिखे स्कॉलर लोगों की प्रभावशाली भाषणों को सुनने के बाद में लोग ट्रिगर हो जाते हैं. उनके अंदर जो गुस्सा जो है वो जाग जाता है और वो क्या करते हैं, 20 जून को टेनिस कोर्ट ओथ लेते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं टेनिस कोर्ट में. ठीक है, और एक इंडोर कोर्ट था ये
राजा के महल के पास ही, वहाँ ये लोग इकट्ठे होते हैं और शपथ लेते हैं कि अब हम लोग डेमोक्रेसी ला के रहेंगे और मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके रहेंगे। तो ऐसा होता है। अब देखिए, हमने सबसे पहले तो ये जानना है कि ये जो ट्रेजरी खाली हो गई है, लुई 16 बड़ी प्रॉब्लम में आ गया है, पैसा नहीं है उसके पास, तो कारण क्या है? तो कारणों में मैंने आपको बताया था कि लंबे युद्धों के कारण 200-250 सालों तक जो है लुई 16, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर लगातार ब्रिटेन के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और हर फ्रंट में वो हार रहे थे। तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन खराब हो रहा था, लोग मर रहे थे फ्रांस के, लेकिन फिर भी फ्रांस, जैसे इंडिया में भी फ्रांस हार गया था कैनेटिक वॉर्स में, तो सब जगह वो हार रहा था। तो लगातार लड़ाई और लगातार हार के कारण उसके जो है ना खजाने खाली हो गए। दूसरा, इन लड़ाइयों के कारण अब हालात ये हो गए कि लुई 16 के टाइम पर लगभग 2 बिलियन लिवरे का कर्ज हो गया राजा के ऊपर, फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवरे। लिवरे क्या होती है? ये फ्रांस की उस टाइम की करेंसी का नाम है, लिवरे। ठीक है, आज फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है? तो आज वहाँ पे अलग करेंसी चलती है। ठीक है, आज वहाँ पे यूरो चलता है। क्या चलता है? यूरो। लेकिन उस टाइम पर लिवरे चलती थी, करेंसी का नाम है। तो 2 बिलियन लिवरे का कर्ज हो गया राजा के ऊपर। और यही नहीं, जिन देशों से या जिन लोगों से इन्होंने कर्ज लिया वो इस पर बहुत हाई टैक्स जो है चार्ज करते थे, 10% टैक्स जो है इन पर लगाते थे। तो ये 10% चार्ज देने के भी पैसे जो है लुई 16 के पास नहीं थे। इसके अलावा ये जो बैड एडवाइज़र थी, इसकी वाइफ जो थी ना मैरी एंटोनिएट, ये बहुत ही बैड एडवाइज़र थी। इसने इतना आलीशान जो महल बनवाया था, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, उसकी मेंटेनेंस में इतना खर्चा होता था, उसकी जो लग्जोरियस कोर्ट थी उसको मेंटेन करने में इतना खर्चा होता था कि अब लुई 16 के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा। वो बड़ा परेशान था। पूरे फ्रांस जो है बहुत ही टर्मोइल के टाइम पे निकल रहा था, बड़े ही क्रूशियल टाइम से निकल रहा था। एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस पूरी कंट्री में आया हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है टैक्स देने के लिए, लेकिन फिर भी लुई 16 को पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि लुई 16 ने भी एक गलती कर दी। देखिए, लुई 16 ने क्या गलती कर दी कि 1776 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में एक लंबी लड़ाई चलती है। तो अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए या अपनी शान के लिए, ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए लुई 16 अपनी आर्मी भेज देता है और लगभग 6-7 सालों तक उसकी आर्मी वहाँ लड़ती रहती है। लोग मर रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सारी आर्टिलरी खराब हो रही है, बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो लड़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, ना कोर्ट को चलाने का पैसा है, ना लड़ाई लड़ने का पैसा है। फिर भी अपनी शान के लिए, झूठी शान के लुई 16 जो है वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है। तो मैरी एंटोनिएट की बैड एडवाइस के कारण और लुई 16 की जो है बैड पॉलिसीज के कारण क्या हो रहा, पूरी फ्रांस जो है क्या हो रहा है कि पूरा फ्रांस जो है वो एक टर्मोइल से गुजर रहा है। टर्मोइल मतलब ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, द फ्रांस इज सफरिंग फ्रॉम अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यू नो, बिकॉज ऑफ द एम्प्टी ट्रेजरी and there is no any money to run the luxurious court and to meet the maintenance charges of the luxury court. So the Louis XVI was demanding for more and more money, and for that he took advice from his wife as well as from his courtiers. तो अपने दरबारियों से और अपनी वाइफ से जब वो सलाह लेता है तो they gave him advice that why not you increase the tax. तो ये कहानी यहाँ पे चल रही है। देखो, तो ऐसे माहौल में लोगों के पास पैसा नहीं है और टैक्स बढ़ाने की बातें चल रही हैं और 5 मई को मीटिंग बुला ली गई है। तो ये सारी कहानी चल रही है। अब इसमें दोस्तों ऐसा माहौल क्रिएट होगा, सच काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज विल बी क्रिएटेड हेयर एंड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड हेयर दैट द पीपल ऑफ फ्रांस, द एंगर of the French people will be triggered and will be provoked. The people will be enlightened by the scholar peoples. Very effective and very impressive speeches were given by some scholar people like Mirabeau. There was a person, Mirabeau, and Abesius. देखो, फ्रांस की क्रांति जो हो रही है ना, फ्रांस की क्रांति में कुछ पढ़े लिखे, जो मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। ये जो फ्रांस के पढ़े लिखे लोग हैं, मिराबाउ है, अबेसियस है, जॉन लॉक, ओके, मोंटेस्क्यू, जीन जैक रूसो, ये कुछ ऐसे मैंने बुद्धिजीवों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। आई हैव रिटन हियर द नेम ऑफ सम स्कॉलर पीपल हु वर द सोशल रिफॉर्मर्स एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन, and these scholar peoples are very much responsible. They are the people
who triggered the anger of the French people. They are enlightening the brain of the people, and the people now becoming rational. They started to ask the question to the king. अब इन्होंने क्या लोगों को समझाना शुरू कर दिया? इन्होंने लोगों को बोला कि आप भी राजा के जैसे ही एक इंसान हैं, भगवान ने आपको भी इंसान बनाया है। लुई 16 भी वही अनाज खाता है जो तुम खाते हो, उसके भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, तुम भी एक बुद्धिजीव हो। तो भगवान का रूप क्यों दे रखा तुम लोगों ने लुई 16 को? तुमने उसको अपना भगवान क्यों बना रखा है? और ये 400-500 सालों से तुम्हारे ऊपर रूल कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, डेस्पोटिक रूल कर रहा है। डेस्पोटिक मतलब, डेस्पोटिक रूल मीन्स निरंकुश शासन कर रहा है। क्या कर रहा है? निरंकुश शासन। निरंकुश, निरंकुश का मतलब राजा के ऊपर कुछ नहीं है, सारे डिसीजन राजा को लेने हैं। राजा जो बोल देगा वही कानून है, वही फैसला लिया जाएगा। कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई लेजिस्लेचर नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, कोई जुडिशरी नहीं है, ऑलमाइटी है, राजा ही सारी पावर है। सारी पावर्स का सोर्स कौन है? राजा ही है। तो इस तरह के निरंकुश शासन को अब जनता उखाड़ फेंकना चाहती है। अब जनता को ये सारी बातें उकसाने का काम कौन कर रहा है? जो एक नया मिडिल क्लास से एक नया जो ग्रुप उभर के सामने आ रहा है, स्कॉलर लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, मिडिल क्लास पीपल, जो लोगों को ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये लोग जो है अपनी बहुत सारी किताबें लिखते हैं। जैसे जॉन लॉक ने एक अपनी किताब लिखी, थ्री ट्रीटीज। ओके, मोंटेस्क्यू जो है वो अपनी एक किताब लिख रहा है, जॉन लॉक भी अपनी एक किताब लिख रहा है। ठीक है, जॉन लॉक क्या करेगा? जॉन लॉक लोगों को बताएगा कि जो है राजा के क्या अधिकार हैं, जनता के क्या अधिकार हैं। जॉन लॉक भी यही कर रहा है, जीन जैकस रूसो भी यही कर रहा है। और मोंटेस्क्यू क्या करेगा? मोंटेस्क्यू ने तो यही बोल दिया कि सरकार को 3 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करना चाहिए। कानून बनाने के लिए अलग सरकार का पार्ट होना चाहिए, एग्जीक्यूट करने वाला अलग होना चाहिए, और जुडिशरी को अलग होना चाहिए गवर्नमेंट से। तभी न्याय हो सकता है, तभी जो है एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। तो ये सारे लोग जो है लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप लोग खुद भी अपना रूल चला सकते हो। तो हमारी कंट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारी कंट्री में ज़रूरत है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो जिससे क्या होगा? गरीब जनता जो पहले से ही परेशान है, वो पहले से ही ऐसे मसीहा की तलाश में है जो उनका सहारा बन सके। तो ऐसे बुरे वक्त में जब टैक्सेस बढ़ाने की बात चल रही है, और हार्श विंटर के कारण देखो पूरे फ्रांस में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाइयों में हार रहा है, बहुत कर्जा चढ़ गया है, राजा टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है, जबकि फसलें खराब हो गई हैं। हार्श विंटर होने के कारण, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण क्रॉप फेलियर हो गया। क्या हो गया? क्रॉप फेलियर हो गया। एक तो वहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्रॉप फेलियर होने के कारण क्या हो गया? ब्रेड के जो प्राइस है ना, ब्रेड के प्राइस जो हैं वो इतने ज़्यादा हाई अप हो गए कि जो पुअर पीपल हैं वो ब्रेड भी नहीं खरीद पा रहे, अपने बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद पा रहे हैं। बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है स्टोर के सामने, और जिसके पास पैसा है वही ब्रेड ले सकता है। और इसके अलावा क्या किया, जो बड़ी बड़ी ग्रोसरी शॉप्स के जो मालिक थे वो यही रिच लोग होते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? स्टोर करना शुरू कर दिया, ग्रोसरी स्टोर करना शुरू कर दिया, ब्रेड्स को स्टोर करना शुरू कर दिया। यानी कि कालाबाजारी शुरू हो जाती है पूरे फ्रांस में। तो इस तरह के माहौल में बड़ी परेशान है, आम लोग बड़े परेशान हैं। ठीक है, तो अभी इसमें मैं एक बार रब कर देता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि किस तरह का समाज था फ्रांस के अंदर, किस तरह का समाज फ्रांस में था और क्या चल रहा था फ्रांस में। दोस्तों आराम से समझते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट में इसको रब कर देता हूं, होल्ड ऑन। तो जिस समय ये सारी बातें चल रही हैं, लुई 16 जो राजा है वो टैक्स बढ़ाना चाहता है, तो समाज किस तरह का था, किस तरह की सोसाइटी थी। तो देखो जैसे इंडिया में क्या था, मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ, यहाँ का रेफरेंस लेके चलते हैं। हमारे इंडिया में समाज जो है 4 जातियों में बटा हुआ था। कुछ लोग अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते थे, अपर क्लास समझते थे। कुछ लोग जो है लोअर क्लास के माने जाते थे। जो लोअर क्लास लोग थे उनको अनटचेबल समझा जाता था, उनको मंदिरों में अनटचेबल समझा जाता था, और उनको टेम्पल्स के अंदर एंट्री भी बैन थी उनकी। तो ऐसी बहुत सारी टेम्पल एंट्रिंग मूवमेंट के बाद में लोगों को अधिकार मिला मंदिरों में घुसने का। और पहले तो ऐसा था कि जो ये लोअर क्लास के लोग थे, जैसे अपर क्लास लोग कौन थे? ब्राह्मण्स थे। हमारी कंट्री में क्या थे? ब्राह्मण अपने आप को अपर क्लास समझते थे। इसी तरह क्षत्रियाज थे, क्षत्रियाज। ठीक है, तो क्षत्रियाज और ब्राह्मण्स ये 2 कम्युनिटी बहुत अपर क्लास समझती थी अपने आप को। इसके बाद और सारे जितनी प्रॉपर्टी होती थी इंडिया में, बहुत सारे लैंड्स के मालिक होते थे ये लोग, सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के पास होती थी। ठीक है, इनको पढ़ने का अधिकार था। लेकिन बाकी के जो लोअर क्लास लोग थे इंडिया में, जैसे जो वैश्याज हैं, वैश्याज और शूद्राज, ये शूद्राज। तो हमारे इंडिया में भी आज से 200 साल पहले की अगर हम बात करें
तो इंडियन सोसाइटी जो है वो अपर क्लास लोअर क्लास में डिवाइडेड थी, और लोअर क्लास के जो लोग थे वो लगभग 70% से ज़्यादा जो है इंडिया में लोअर क्लास लोग थे। जो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो लोअर क्लास थी, और उनके पास अपने खुद के खेत भी नहीं होते थे, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे, बेगारी करते थे, लेबर के रूप में काम करते थे, स्लेव के रूप में काम करते थे, स्लेव बन के रहते थे पूरी लाइफ। तो फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था। एक्चुअली फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 तरह के जो है स्टेज में डिवाइडेड थी। एक था फर्स्ट एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते थे जो पादरी लोग थे या जो ब्राह्मण लोग थे, जो चर्च में रहने वाले लोग। जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं ना, वहाँ जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके यहाँ पे चर्च होती है, तो चर्च के जो फादर थे, जो बिशॉप्स थे, फादर बिशॉप्स वगैरह जो थे, जो धर्म के रिलीजियस जो गुरु होते थे, ठीक है, ये फर्स्ट एस्टेट में आते थे। इनको कहा जाता है क्लर्जी। क्या कहते हैं? क्लर्जी। तो फर्स्ट एस्टेट में तो आते थे क्लर्जी। सेकंड एस्टेट में कौन आते थे? राजा, उसके रिश्तेदार, उसके बेटे, उसके मिनिस्टर्स, उसकी कोर्टिशियंस, वो सारे लोग, या उसके और बाकी के ऑफिशियल्स, जैसे गवर्नर्स हो गए किसी प्रोविंस के, या कोई भी ऑफिशियल, आर्मी ऑफिसर हो गया, वो सारे सेकंड एस्टेट में आते थे। उनको कहा जाता था नोबिलिटी। क्या कहते थे? नोबिलिटी, या नोबल कहिए उनको, नोबल। तो सेकंड एस्टेट में कौन आते हैं? नोबल। और ये जो दोनों ही जो ग्रुप है ना, ये जो दोनों ग्रुप हैं, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, ये पूरी यूरोपियन पॉपुलेशन जो थी, पूरी फ्रेंच जो पॉपुलेशन थी, पूरी फ्रांस की पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 10% थे। और देखिए बड़ी कमाल की बात है, इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग कि ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन दे वर द ओनर्स ऑफ ऑल लैंड एंड रिसोर्सेज। फ्रांस के जितने भी रिसोर्स थे, जो जमीन थी, जो बड़े बड़े महल थे, जो भी संपत्ति पूरे देश में थी, वो ये 10% लोगों का कब्जा था उसके ऊपर। दे वर द ओनर्स, दे वर द लैंड ओनर्स, दे वर बिग लैंडलॉर्ड्स। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी। जबकि बाकी की जो 90% पॉपुलेशन थी ना, ये जो 90% पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट में आती थी। बाकी के जो लोग बच गए, यानी कि 90% जो पॉपुलेशन बच गई फ्रांस की, वो थर्ड स्टेट में काउंट होती थी। अब इसमें बाकी के सारे लोग कौन? कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, द टीचर, द लॉयर्स, द बिजनेसमैन, ओके, एंड द पीजेंट्स, लेबर, स्लेव्स, किसान, कोई वकील है, कोई किसान है, कोई अध्यापक है, कोई बिजनेसमैन है, ये सारे बाकी की 90% पॉपुलेशन के अंदर आते थे। और इनके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी, इनके पास खुद का कुछ नहीं होता था। एक बात और बता देता हूँ मैं, ये जो फ्रांस की सोसाइटी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, इनके पास सारी प्रॉपर्टियां होती थी, लेकिन फिर भी दे वर एग्जेम्प्टेड पेइंग द टैक्स। यानी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, वो जो रॉयल एरिस्टोक्रेट लोग माने जाते थे, और उनको किसी भी तरह के टैक्स देने की छूट थी। मतलब वो कोई भी किसी तरह का टैक्स देने की उनको जरूरत ही नहीं थी। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। वो कोई टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि ये खुद सारी प्रॉपर्टी का मालिक होते थे। तो ना तो फर्स्ट एस्टेट के लोग टैक्स देते थे, ना सेकंड एस्टेट के लोग टैक्स देते थे, और सारी प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। तो इनके पास बहुत पैसा होता था। ये रईस जो पालकियों में चलते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे। जिन महलों में रहते थे उनको शैटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैटोज बोलते हैं। तो ये बड़े बड़े शैटोज में रहते थे, ठीक है। शैटोज मतलब बड़ी बड़ी कोठियों में, हवेलियों में लोग रहते थे, ठीक है। बड़े बड़े मैनॉर्स में रहते थे। मैनॉर्स क्या होता है? मैनर्स मतलब चारों तरफ बहुत सारे खेत हैं, बीच में कोठी बनी हुई है, हवेली बनी हुई है। तो ये मैनर्स और शैटोज में रहते थे, बड़ी आलीशान जिंदगी जीते थे। 10% लोग इतने सुखी हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी होती थी। ये जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग हैं ना, इनको बहुत सारी स्पेशल प्रिविलेज दी हुई थी। स्पेशल यानी खास अधिकार प्राप्त थे ये लोग। खास अधिकार, क्या खास अधिकार थे भाई? इनको स्पेशल प्रिविलेज इनको दी हुई थी, ठीक है। ये स्पेशल प्रिविलेज क्या होती है? तो सुनो, जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा, जब भी कोई इफ एनी डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन, देन दीज 2 estate, first estate and second estate people, they were entitled to take any special or any urgent decision or to advise the king. तो राजा जो है इनकी बातें मानता था। इनके पास बहुत पैसा होता था, राजा को पैसे की जरूरत है, तो इन्हीं लोगों ने जो है राजा को कर्जा दे रखा था। जो 2 बिलियन, जो मैंने बताया ना, 2 बिलियन लीवरे का जो कर्ज जो था,
वो राजा ने किन से ले रखा था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों से ले रखा था, और वो इनसे किसी भी डिसीजन में हमेशा इनकी बात उसको माननी पड़ती थी। ही वॉज बाउंड टू एक्सेप्ट देयर एडवाइजेज। वाई? बिकॉज क्योंकि वो उनके कर्जदार हो गया था, बहुत सारा डेट था, तो 10% ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो राजा इनकी एडवाइस के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था। इसके अलावा इनको वोट देने का अधिकार था। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको बेचारों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। बहुत ही कम रेयर पीपल थे जिनको वोट देने का अधिकार था। इनको सबको वोट देने का अधिकार था। इनको जो है टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया था। बहुत सारी प्रॉपर्टी रखने का, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का इनको अधिकार था। जबकि थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा था, पॉपुलेशन का मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी, जो 90% जो पीपल थे वो गरीब थे, और वो पीजेंट्स थे, वो लॉयर्स थे, मिडिल क्लास लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, स्कॉलर लोग थे। तो यही बातें जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक मैंने बताया ना अभी, जो जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, या फिर मीराबाउ, ठीक है, मीराबाउ, ये लोग क्या करेंगे? यही चीज़ इन थर्ड स्टेट के लोगों को समझाएंगे कि आप इन लोगों से क्यों डरते हो? आप 90% पॉपुलेशन है पूरे देश की, और आप ही देश को चलाते हो। तो बाकी लोग जो 10% हैं, पूरे देश के रिसोर्सेज उनके हाथ में कैद हो गए हैं। दे हैव कैप्चर्ड ऑल द रिसोर्सेज, दे आर ऑनिंग ऑल द रिसोर्सेज। यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट to the other estate people, so why are you not demanding for your rights? It is your birthright. They talk about liberty. उन्होंने आज़ादी की बात करनी शुरू की। उन्होंने बोला कि आप जो है, आप क्यों नहीं लिबर्टी मांगते हैं राजा से, ठीक है। दे टॉक अबाउट फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात उन्होंने लोगों को करनी शुरू कर दी। यूनिटी की बात उन्होंने करनी शुरू कर दी, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स की बातें शुरू कर दी कि आप इंसान हैं, आपने, भगवान ने आपको इंसान बनाया है, तो आपके बहुत सारे अधिकार हैं जो आपके जन्मसिद्ध अधिकार हैं, वो आप राजा से क्यों नहीं डिमांड करते हैं? उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। इन स्कॉलर लोगों ने क्या किया? ये जो स्कॉलरली लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो जो समझदार लोग थे, अब उन्होंने इस पॉपुलेशन को क्या करना शुरू कर दिया? उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया, ट्रिगर करना शुरू कर दिया, प्रोवोक करना शुरू कर दिया कि हम लोग एक नया देश बनाएंगे जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, और हमारा एक संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इस तरह की बातें सुन करके लोगों को अच्छा लगा, उनको एक सपना दिखाया इन्होंने। तो अब लोग क्या करेंगे? अब इनके फॉलो करने लगेंगे, इनके फॉलोअर हो जाएंगे, और लोग क्या करेंगे? छोटी छोटी अपने जो ना ग्रुप बना लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, जिनको कहा गया जैकोबिन क्लब्स। क्या कहा गया? ये जो गरीब जो लेबर है ना, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर हैं, मजदूर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये अपना जो है क्या बनाएंगे? अलग अलग संस्था बना लेंगे। उन संस्थाओं को कहा गया जैकोबिन क्लब्स। क्या कहा गया? जैकोबिन क्लब्स। तो पूरे फ्रांस में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जैकोबिन क्लब बनने शुरू हो जाएंगे, और वो फिर इन लीडर्स की जो है लीडरशिप में राजा के खिलाफ जो अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। तो देखो दोस्तों, आपने क्या देखा कि फ्रांस की समाज जो था वो किस तरह से डिस्क्रिमिनेटेड था। 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, एंड they were tortured by the despotic monarch and other first state and second state people. The first state and second state people, they were exempted from the taxes, and they were having special privileges. But the third state people, they covered 90% of the population, but still they had no any right, and they were suffering. They were crying for the bread. They had no money to earn the bread, and apart from that, over to this, now the king want to raise the taxes on them. So this is really atrocity. This is really not good in the part of any government. The people are suffering, and the king is not humanly, he is not thinking anything, and he is not looking after the problems of the people. So in this consequences, so what do you suggest me? क्या लगता है आपको ऐसे माहौल में क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, जनता विद्रोह कर देगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये समझना स्टार्ट किया कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज वर राइजिंग और अराइजिंग इन फ्रांस, विच विल अल्टीमेटली लीड टू द फ्रांस की क्रांति एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 14 जुलाई 1789। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।